नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की कक्षा में। हमारा आज का विषय है न्याय दर्शन के आलोक में अनुमान का सिद्धांत। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी जो हमारे सामने होता है उसके आधार पर हम उस विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमारे सामने नहीं होता है। केशव मिश्र कहते हैं जिससे अनुमिति होती है उसे ही अनुमान कहते हैं। येन ही अनुमीयते तदनुमानम। कहते हैं लिंग परामर्श से अनुमिति होती है, लिंग परामर्शेन चानुमीयते। लिंग परामर्श से ही अनुमिति होती है, अतः लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्शोनुमानम। तो यानी लिंग परामर्शेन चानुमीयते, तो लिंग परामर्शोनुमानम। लिंग परामर्श से अनुमिति होती है, अतः लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। अब ये जो लिंग परामर्श है वो स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति दोनों का कारण है, यानी जहाँ अपने लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं और जहाँ दूसरे के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुमान करते हैं, उन दोनों में का कारण जो है वो लिंग परामर्श ही है, और इस कारण से लिंग परामर्श ही अनुमान है। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव कारणम। स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति दोनों का कारण लिंग परामर्श है। इसी कारण से लिंग परामर्श का ही अनुमान है। तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम। यों कहें कि किसी हेतु या लिंग के ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी का ज्ञान अनुमान है। तल लिंगी लिंग पूर्वकम, यानी किसी भी हेतु कारण के ज्ञान से, यानी अग्नि और धुआं, तो हेतु धुआं, तो धुआं के ज्ञान से उस धुआं को धारण करने वाले लिंगी, अर्थात धुआं कहाँ है? पर्वत पर। तो उस लिंगी का ज्ञान, उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना, अग्नि है वहाँ, इसका ज्ञान प्राप्त करना, यही अनुमान है ना। तो तल लिंग लिंग पूर्वकम। अन्नम भट्ट कहते हैं कि अनुमिति का जो करण है वही अनुमान है। अनुमिति के करण को वो अनुमान कहते हैं। अनुमिति करणम अनुमानम। गौतम मुनि ने इसे तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा है। कहते हैं कि यह अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। अनुमान अपनी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष पर आश्रित है। प्रत्यक्ष में जो ज्ञान हमें मिलता है, जो विषय होता है, उसका साक्षात्कार नहीं होता है, और विषयों का साक्षात्कार नहीं होने के कारण, प्रत्यक्षीकरण नहीं होने के कारण, प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण अनुमान जन्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान, मीडिएट नॉलेज कहते हैं। अन्नम भट्ट ने अनुमान को परामर्श जन्य ज्ञान कहा है। अनुमान परामर्श से होता है। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। अन्नम भट्ट ने कहा है कि वहनी अर्थात अग्नि की व्याप्ति से विशिष्ट धूम के पक्षधर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति मतलब क्या? व्याप्ति तो अग्नि की व्याप्ति। अग्नि धुआं में युक्त है, तो धुआं जो है वो अग्नि से युक्त है, तो अग्नि से युक्त धुआं, पक्षधर्मता, पक्ष में होना, ये कहाँ है? पहाड़ पर है। ऐसा जो ज्ञान होता है यही परामर्श है। जैसे अग्नि का व्याप्ति विशिष्ट धूम का अधिकरण आधार यह पर्वत है। वहनी व्याप्य धूमवानयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। ऐसा ज्ञान परामर्श, यानी अग्नि से युक्त धुआं का आधार क्या है? पर्वत है। पर्वत पर ही अग्नि से युक्त धुआं है। ऐसा जो ज्ञान होगा वही परामर्श है। और इस परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान, जो ज्ञान मिल रहा है कि पर्वत अग्निमान है, तज्जन्यम, क्या ज्ञान मिल रहा है? उस परामर्श से उत्पन्न ज्ञान, पर्वतो वहनी मानति, पर्वत अग्निमान है, यही अनुमिति है। ज्ञानम अनुमिति ही। ठीक है। तो यानी अग्नि से युक्त धुआं का आधार ये पर्वत है, यानी पर्वत पर ही अग्नि से युक्त धुआं है। पर्वत पर धुआं दिख रहा है इसलिए उस पर अग्नि है। ये जो ज्ञान मिला परामर्श से ही मिला कि पर्वत अग्निमान है, इसलिए ये जो ज्ञान हुआ कि पर्वत अग्निमान है, अग्निमान है, यही
अनुमिति है। उन्होंने पुनः कहा है, यानी अन्नम भट्ट ने फिर से कहा कि व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता, यानी व्याप्य मतलब साध्य। साध्य क्या है? तो अग्नि। अग्नि के विषय में ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसका ज्ञान प्राप्त करेंगे उसे ही साध्य कहते हैं। तो हम पर्वत पर अग्नि का होना ही सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ये जो अग्नि आदि की व्याप्ति से युक्त धूम, व्याप्ति यानी अग्नि कहाँ पर व्याप्त है? धुआं में व्याप्त है। तो ये जो अग्नि से युक्त धुआं आदि, धुआं पक्ष में मतलब पर्वत में, धुआं पर्वत पर है ना, तो अग्नि से युक्त धुआं का पक्ष में यानी पर्वत में रहना ही पक्षधर्मता कहलाता है। व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। ये जो व्याप्ति की विविधता के कारण, व्याप्ति कई प्रकार के होते हैं ना, तो व्याप्ति की विविधता के कारण हम देखेंगे आगे भी कि व्याप्ति कितने प्रकार के हैं, व्याप्ति के प्रकार, व्याप्ति को विस्तार से हम जानेंगे, है ना। तो व्याप्ति की विविधता के कारण अनुमान विभिन्न प्रकार के होते हैं, अनुमान भी कई प्रकार के होते हैं। हम ये भी अगली कक्षा में जानेंगे कि अनुमान कितने प्रकार के होते हैं। तो ना लोग व्याप्ति की विविधता के कारण अनुमान विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन अनुमान की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहाँ विषय ज्ञान संदेहजनक हो, जहाँ हमें जो ज्ञान प्राप्त, जिस विषय का हमें ज्ञान प्राप्त करना है उस विषय में अगर कोई संदेह रहेगा तभी वहाँ हम अनुमान करेंगे। अगर संदेह नहीं रहेगा, निश्चित रहेगा, तब अनुमान की आवश्यकता नहीं है। तो अनुमान की आवश्यकता वहीं है जहाँ विषय का ज्ञान संदेहजनक होगा। अनुमान के 3 अवयव हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। पक्ष अनुमान का वह अवयव है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। यानी हम अनुमान किसके संबंध में करेंगे? अगर पर्वत अग्निमान है, इस संवाद में अगर चलें, इस उदाहरण को लें, तो पर्वत के संबंध में हम यह अनुमान करते हैं कि वहाँ पर अग्नि है, तो यहाँ पर्वत पक्ष होगा, है ना। तो जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है वो पक्ष कहलाता है। अन्नम भट्ट पक्ष की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यानी जहाँ पर साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। तो अग्नि का होना, कहाँ पर संदेह है? पर्वत अग्निमान है। इसमें पहले हम प्रतिज्ञा जब लिए कि पर्वत अग्निमान है तो हमने संदेह व्यक्त किया है कि क्या ऐसा होगा। यहाँ अग्नि के विषय में हम संदेह कर रहे हैं, साध्य अग्नि है ना, इसका संदेह है, लेकिन कहाँ पर? पर्वत पर अग्नि है कि नहीं, इस बात का संदेह है। तो ये जो पर्वत ही है जहाँ पर अग्नि का होना संदेहजनक है, तो ये पर्वत ही पक्ष होगा। यहाँ 2 बातें और स्मरणीय है कि जहाँ पर साध्य का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। अगर पर्वत के विषय में यह निश्चित हो कि पर्वत पर अग्नि है तो उसे सपक्ष कहेंगे, निश्चित साध्यवान सपक्षः। तथा जहाँ पर साध्य के अभाव का निश्चय हो, साध्य यहाँ नहीं है ये निश्चय हो जाए, तो उसे विपक्ष कहते हैं, निश्चित साध्याभाववान विपक्षः। अगर ये निश्चय हो जाए कि पर्वत पर अग्नि नहीं है तो उसे विपक्ष कहेंगे। अब पक्ष के संबंध में जो भी सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं। पर्वत के विषय में यह सिद्ध करते हैं ना कि अग्नि यहाँ पर है, तो अग्नि ही साध्य होगा। पक्ष के विषय में जो सिद्ध किया जाएगा उसे साध्य कहेंगे। और जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है, यानी पर्वत पर अग्नि होना, अग्नि का उपस्थित होना, ये जिसके द्वारा होगा उसे हेतु कहेंगे। तो किसके द्वारा? क्योंकि पर्वत पर धुआं है, तो धुआं को देखकर हम अग्नि का अनुमान कर रहे हैं, तो ये जो धुआं है वही हेतु है। तो पर्वत पक्ष हुआ, अग्नि साध्य हुआ क्योंकि उसी को सिद्ध करेंगे, और हेतु धुआं है, तो ये धुआं यानी जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है उसे हेतु कहते हैं। तो जो आश्रय होगा, जहाँ पर सिद्ध होगा वो पक्ष होगा, जो सिद्ध होगा वो साध्य होगा, और जिसके माध्यम से सिद्ध होगा वो हेतु होगा। अनुमान के ये जो 3 अवयव हैं वो पाश्चात्य तर्कशास्त्र के निष्कर्ष, लघु वाक्य और बृहद वाक्य के अनुरूप होते हैं। पाश्चात्य और साध्य और हेतु, इन तीनों को
वहाँ पर यानी पाश्चात्य तर्कशास्त्र में हमने जो न्याय दर्शन के अभी जो पक्ष, साध्य और हेतु की हमने चर्चा की है, इन तीनों को पाश्चात्य तर्कशास्त्र में क्रमशः लघु पद, बृहद पद और मध्यवर्ती पद यानी माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म कहते हैं। अर्थात पक्ष को वहाँ माइनर टर्म कहा जाता है, लघु पद कहा जाता है, साध्य को मेजर टर्म कहा जाता है अर्थात बृहद पद कहा जाता है, और हेतु को मध्यवर्ती पद अर्थात मिडिल टर्म कहा जाता है। हमारी इतिहास की कक्षा। धन्यवाद। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। धन्यवाद।